So hello everyone. Today I am going to discuss Newton's laws of motion. Chapter name is Newton's laws of motion. Okay, in this topic, first we'll discuss inertia, property of a body, that is simply called as inertia. So first we'll discuss what is inertia basically. If I talk about inertia, inertia is tendency of a body to maintain its state of rest और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. मीन जो मैंने डिस्कस किया उसका मीनिंग क्या है कि इनर्शिया इज सिंपली टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच अ बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, सो वी कैन से इट इज टेंडेंसी ऑफ बॉडी to maintain state of rest or uniform motion. Means due to this property only, okay, due to this property only a body maintains its state of rest or of uniform motion. Okay, now mass is the measure of inertia. Means greater the mass, greater is its inertia. मतलब किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया उतनी ही ज़्यादा होगी. इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब उस बॉडी में अपने स्टेट को मेंटेन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी. इज दैट क्लियर? मीन्स वी कैन से मास इज द मेजर ऑफ inertia. Now if I talk about types of inertia, you see there, when we talk about types of inertia, then inertia can be classified into three categories. What are these? Inertia of rest, okay, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. Second one, inertia of direction, inertia of motion. And third one, inertia of direction. You see there, when we talk about inertia of rest, क्या मीनिंग है इसका? टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूँ, लेट अस कंसीडर अ बस विच इज एट रेस्ट, एंड बस में ही एक पैसेंजर स्टैंडिंग पोजीशन पे है. बस के फ्लोर पर एक पैसेंजर रेस्ट में है स्टैंडिंग पोजीशन पे. अब अगर सडनली बस ड्राइवर बस स्टार्ट कर रहा है और बस को ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया फॉरवर्ड, देन व्हाट विल हैपन? यू सी देयर, इनिशियली बस क्या है? रेस्ट में है. तो अगर बस इनिशियली रेस्ट में है, इसका मतलब बस के साथ बस के फ्लोर पर ही, बस के फ्लोर के कॉन्टेक्ट पर ही क्या है? पैसेंजर का लोअर पोर्शन है, दैट इज पैर है, एंड अपर बॉडी है. ठीक है, जैसे ही बस ड्राइवर बस को ड्राइव करना स्टार्ट कर रहा है सडनली, उस केस में लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी क्या होगा? फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा. जबकि अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी ड्यू टू इनर्शिया प्रॉपर्टी वो अपने स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा. इसका मतलब क्या होगा? सडनली
लोअर पोर्शन फॉरवर्ड मूव करेगा जबकि अपर पोर्शन वहीं पर आना चाहेगा, जिसके कारण इम्पैक्ट क्या होगा कि पर्सन पीछे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है, या झुक जाएगा. दिस इज सिंपली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हाट इनर्शिया ऑफ मोशन? From the name it is clear, inertia of motion means tendency of a body to maintain its state of uniform motion. Got it? चलो अगेन एग्जांपल ले रहा हूँ बस का ही. चलो मान लेते हैं बस ड्राइवर बस ड्राइव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से. अ पर्सन इज स्टैंडिंग, अ पैसेंजर इज स्टैंडिंग एट द बस ऑन द फ्लोर ऑफ बस, ठीक है. अब अगर सडनली बस ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर दे, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? तो जैसे बस ड्राइवर बस स्टॉप करेगा ब्रेक अप्लाई करके, तो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में पर्सन का लोअर पोर्शन मीन्स पैर है, तो पैर तो रुक जाएगा, बट अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी क्या था, मोशन में था, तो वह अपने मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगा, जिसके कारण क्या होगा, अपर बॉडी फॉरवर्ड मूव करता रहेगा जबकि लोअर पोर्शन रुक गया. तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि पर्सन फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक जाएगा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन. थर्ड एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन means tendency of a body to maintain its direction of motion. एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ. लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल और स्टोन अटैच विथ अ स्ट्रिंग. अब अगर हम स्ट्रिंग्स को, अगर पार्टिकल को वर्ल करें वर्टिकल सर्कल या हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन. और आप जानते हो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग टेंजेंट. इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगा. अब अगर सडनली स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, तो पार्टिकल किधर मूव करेगा, इन दैट केस पार्टिकल मूव्स अलोंग टेंजेंट. इट इज जस्ट टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. इज दैट क्लियर? सो सिंपली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मीन्स टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. ओके, सो नेक्स्ट, if I talk about Newton's first law, you see there, if I talk about Newton's first law, according to first law, a body maintains its state of rest or uniform motion unless and until an external force is applied on a body. इसका मतलब यह है कि जब तक हम किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन करेगी. अगर बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूविंग है तो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी. दैट इज सिंपली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. और ऐसा क्यों हुआ, क्यों बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रख रही है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया. दैट्स वाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, मीन्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अ बॉडी मेंटेन्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन unless and until an external force is applied on the body. अच्छा, this law is also known as law of inertia. Okay, so when we talk about second law, देखो अभी हमने फर्स्ट लॉ में डिस्कस किया कि जब तक हम किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन करेगी. अब मेरा नया क्वेश्चन ये है, व्हाट विल हैपन टू द बॉडी इफ सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी. मतलब अगर हम किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली स्टेट चेंज हो जाएगा. और स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टर्म लीनियर मोमेंटम. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, जैसे ही हम किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा.
अब चेंज इन मोमेंटम और फोर्स में रिलेशन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force. So according to second law, rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force. Means dp by dt is proportional to applied force. When we write an equal sign, then we have F is equal to dp by dt. Here constant of proportionality is 1. You see it? Here F is equal to dp by dt, where P is linear momentum. P is linear momentum. Its value is given as product of mass and its velocity. So we can say F is equal to d by dt of m into v. Now we have two possibilities. या तो ऐसा हो सकता है कि बॉडी का मास कांस्टेंट हो, या हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या हो सकता है मास और वेलोसिटी दोनों टाइम वेरिंग हो. तो अगर हम सिंपल एग्जांपल लें जिसमें मास कांस्टेंट हो, टाइम के साथ वेलोसिटी वेरिंग हो, मींस केस 1. इफ मास इज कांस्टेंट, मास क्या हो? कांस्टेंट. इन दैट केस F क्या होगा? यू सी देयर, अगर मास कांस्टेंट है तो इसको हम ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं? अगर हम सिंपली बात करें तो अगर मास कांस्टेंट है तो हम लोग मास को डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज m dv by dt. एंड व्हाट इज dv by dt? व्हाट इज dv by dt? You see here, dv by dt is simply acceleration, rate of change of velocity. So F can be written as m into a. Clear? Now second case, if I consider a system of variable mass moving with constant velocity, मतलब मास क्या हो? वेरिएबल हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो. इस केस में F अगर v कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं. इट बिकम v dm by dt. Is that clear to all? So let's proceed. तो देखो अभी तक जितना हमने डिस्कशन किया उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? सिंपली लॉ ऑफ इनर्शिया. अ बॉडी मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. सेकेंड लॉ क्या है? व्हाट इज सेकेंड लॉ? रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. You see there, if I consider a system of constant mass, time varying velocity, then F can be written as mass into acceleration. इसका मीनिंग क्या है कि अगर एक कोई ऐसा सिस्टम है जिसका मास कांस्टेंट है, तो अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वह बॉडी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट हो जाएगा. और एक्सेलरेशन और फोर्स में क्या रिलेशन होगा? तो फोर्स अप्लाइड एंड एक्सेलरेशन आर वेटेड एट F इक्वल टू ma. अच्छा, व्हेन वी राइट डाउन F इक्वल टू ma, इसका मतलब हो गया नेट फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. अच्छा, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटी. सो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा सेम होगा. चलो
व्हाट अबाउट थर्ड लॉ? Newton's third law. What is third law statement? Simply, every action, if I talk about Newton's third law, then according to third law, every action has equal and opposite reaction. What I said? Every action has equal and opposite reaction. अच्छा, यहाँ मेरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि why if every action has equal and opposite reaction, then why action and reaction do not cancel each other? फिर समझ लो क्या बोला मैंने. If every action has equal and opposite reaction, then why action reaction do not cancel each other? तो इसका आंसर क्या होगा कि action reaction always applied on two different bodies. That's why these two do not cancel each other. Statement क्या हो गया? Every action has equal and opposite reaction. ठीक है? Means every action has equal and opposite reaction. Okay. तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. ठीक है? टाइप्स ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. नाउ वी आर गोइंग फॉर एप्लीकेशन. अच्छा, अप्लाई करना डिस्कस करें उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको जानने चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं. जैसे फ्री बॉडी डायग्राम. सो राइट आई हेडिंग फ्री बॉडी डायग्राम, सिंपली नोन एज FBD. व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक? फ्री बॉडी डायग्राम. क्या मीनिंग है एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको. वैसे नाम से क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम. बॉडी को फ्री करेंगे और उस पर जितने भी फोर्सेस हैं उनको अप्लाई कर देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सिचुएशन ले रहा हूँ. लेट अस कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अ ब्लॉक ऑफ मास n इज केप्ट ओवर इट. क्या किया हमने? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, इस पे एक ब्लॉक हमने रख दिया. अब हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है ब्लॉक का. तो ब्लॉक को क्या करेंगे? फ्री करेंगे, फिर जितने भी डायग्राम जितने भी फोर्सेस होंगे उनको लोकेट कर देंगे. इसीलिए जब हम ब्लॉक को फ्री करेंगे, ऐसे मान लो हमने ब्लॉक को बाहर निकाल दिया, तो ये ब्लॉक क्या हो गया? फ्री हो गया. अब क्या करेंगे? अब इस पर जितने भी फोर्सेस हैं उनको लोकेट कर देंगे. अब कौन कौन से फोर्सेस होंगे? तो अगर हम फोर्सेस की बात करें तो क्लास 9th में सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से क्लियर. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स फोर्स विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट. मतलब क्या हो गया कि ऐसा फोर्स जिसमें कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत ना हो, उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ अप्लाइज अ फोर्स ऑन ए बॉडी विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट. जैसे अगर हम बॉल को थ्रो कर दें एयर में, जब कभी बॉल एयर में होगा उस समय भी अर्थ क्या करती है? एक फोर्स अप्लाई करती है जिसको बोलते हैं mg. जबकि अर्थ का बॉल से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर भी अर्थ बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रही है विदाउट मेकिंग कॉन्टेक्ट. दैट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. इसके अलावा आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट ईच अदर. तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर दूर भी हैं, विदाउट कॉन्टेक्ट में हैं, बिना कॉन्टेक्ट हैं, तब भी को अट्रैक्ट करते हैं. दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सिंपली नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्ट फोर्स. नाम से कॉन्टेक्ट फोर्स मीन्स फोर्स बाय फोर्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड विथ मेकिंग कॉन्टेक्ट. जब भी हम किसी बॉडी फोर्स अप्लाई करें कॉन्टेक्ट में रखकर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्स. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग दैट इज टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, ये सब क्या है? कॉन्टेक्ट फोर्स है. तो चलो आते हैं. अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक पे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा लगेगा? तो ऑब्वियसली अर्थ अप्लाई करेगा जिसको हम बोलते हैं वेट. इसके अलावा देखो ये सरफेस और ये ब्लॉक एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है.
यह सरफेस इस पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा और उतना ही फोर्स यह इस पर डाउनवर्ड अप्लाई करेगा। सो अगर हम सरफेस की बात कर लें तो सरफेस पे ये हो जाएगा। यू कैन सी हियर कि यहाँ पर ये N और यहाँ पर जो N है दोनों क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसका मतलब इस सरफेस ने इस पे जो फोर्स ऊपर अप्लाई किया और उतना ही फोर्स इसने सरफेस पर नीचे अप्लाई कर दिया, कुछ इस तरह। सरफेस ने इस पर अपवर्ड और ब्लॉक ने इस पर डाउनवर्ड। ये नॉर्मल फोर्स है, दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय दिस सरफेस अलोंग इट्स नॉर्मल, और ये उसका रिएक्शन है एक तरह से। तो अगर हम इसको एक्शन बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन। ये सिंपली एक सिचुएशन हो गया। लेट अस कंसीडर नेक्स्ट सिचुएशन, अ सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब इस पे हमने मान लिया एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास m2 है। नेक्स्ट ये ब्लॉक है जिसका मास m1 है, ऐसे रखे हुए हैं। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि ब्लॉक m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, ब्लॉक m2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो चलो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नाम से क्लियर, फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स बॉडी को फ्री करो और जितने फोर्सेस अप्लाइड हैं उस पर लोकेट दें। सो लेट अस कंसीडर m1। अब इस पे एक नॉन कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होगा। कौन अप्लाई करेगा, अर्थ। कितना, m1 g, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द ब्लॉक। इसके अलावा this block must have applied a force on it vertically upward। यहाँ एक फोर्स ऐसे अप्लाई होगा। चलो इसको बोलते हैं n1। क्या बोलते हैं, n1। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो इस पर एक नॉन कांटेक्ट फोर्स किसने अप्लाई किया, अर्थ ने अप्लाई किया, और दूसरा यह इसके कांटेक्ट में है, एक कांटेक्ट है, एक कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो जाएगा अपवर्ड, ठीक है। Okay, if I consider m2, you see there, अगर हम m2 की बात करें, m2 का वेट दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, m2g। अच्छा, m2 ने एक फोर्स ऊपर अप्लाई किया है n1, तो उतना यह भी इस पे अप्लाई करेगा n1, लाइक दिस वे। एक तरह से ये n1 और ये n1 क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। जैसे हमने न्यूटन थर्ड लॉ बताया था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर ये एक्शन है तो ये उसका रिएक्शन हो गया। नाउ m2 के दो कांटेक्ट हैं, कौन कौन से, एक m1 के साथ कांटेक्ट में है और एक सरफेस से कांटेक्ट में है। एक कांटेक्ट फोर्स तो n1 लग गया, दूसरा ये सरफेस भी इस पे एक फोर्स लगाया होगा, ऐसे कुछ होगा यहाँ पर। यह फोर्स ऊपर लगाया होगा इस पे और ये इस पे नीचे लगाया होगा। चलो इसको हम बोलते हैं n2। अगर मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करूं ये हो जाएगा ऐसे m2। नाउ दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर ये एक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन पेयर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलो, तो अभी हमने सिंपली डिस्कस किया फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम सिंपली जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए प्रोसीजर डिस्कस करने। प्रोसीजर टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो जब भी हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इट्स ए मल्टी स्टेप प्रोसेस।
तो इसका स्टेप 1 क्या है? अगर देखो मल्टी स्टेप की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब हम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस की बात करेंगे आगे चलकर, तो वहाँ पर हम डायरेक्टली एक ही स्टेप पे अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, सही प्रॉपरली नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स की बात कर लेते हैं। सो स्टेप 1 क्या है? व्हाट इज स्टेप 1? स्टेप 1 इज डिफाइन सिस्टम। व्हाट इज स्टेप 1? डिफाइन सिस्टम। मतलब सबसे पहले हम लोग एक सिस्टम डिफाइन करेंगे, मतलब जिस ब्लॉक की बात करनी है, जिसका एक्सेलरेशन निकालना है, जिस पर फोर्स निकालना है, उसको हम सिस्टम मान लेंगे। अच्छा, सिस्टम जब हम बात करेंगे तो सिस्टम में एक बॉडी भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी बॉडी हो सकते हैं। एक बॉडी तो कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बॉडी से ज़्यादा बॉडीज रखना चाहते हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सभी बॉडीज़ एक ही डायरेक्शन में एक साथ मूव कर रहे होंगे, तभी उनको हम सिस्टम मान सकते हैं। मतलब सिस्टम जैसे हम बात करें तो फिजिक्स में सिस्टम और रियल लाइफ में फैमिली। तो किसी फैमिली में अगर मोर देन 1 मेंबर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड फैमिली, तो वो कंबाइंड फैमिली में कोई पर्सन तभी मेंबर हो सकता है जब उनके अंदर फैमिली की फीलिंग हो। व्हाट इज फीलिंग ऑफ फैमिली? टुगेदरनेस। तो जब तक टुगेदरनेस, हम साथ साथ हैं, कि फीलिंग नहीं होगी, तब तक फैमिली के पार्ट नहीं हो सकते। वही फंडा यहाँ पर है कि अगर हम मल्टीपल ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, मल्टीपल बॉडीज अगर सिस्टम में ले रहे हैं, तो उन्हीं सिस्टम को हम, उन्हीं ब्लॉक बॉडीज़ को हम ले सकते हैं जिन जो कि क्या बोल रहे हो, हम साथ साथ हैं। मतलब क्या हो गया कि एक ही डायरेक्शन में एक साथ मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो डिफाइन सिस्टम हो गया। स्टेप 2 क्या है? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ सिस्टम। दूसरा स्टेप क्या होगा? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिस्टम। स्टेप 3 क्या होगा? व्हाट इज स्टेप 3? यू सी देयर, थर्ड स्टेप क्या होगा? एक बार हमने सिस्टम डिफाइन कर लिया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, तो तीसरा स्टेप होगा कि जितने भी बॉडीज पे फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे। किसके अलॉन्ग? एक्सिस के अलॉन्ग। और वो एक्सिस कैसे होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जो तीसरा स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करेंगे। अच्छा, जब हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करेंगे तो उनकी खासियत ये होगी कि वन एक्सिस मस्ट बी चूजन अलॉन्ग एक्सेलरेशन, या जिधर बॉडी मूव करने के लिए फ्री होगी। ठीक है, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या करेंगे? जितने भी फोर्सेस बॉडी पर होंगे सबको हम रिजॉल्व करेंगे अलॉन्ग चूजन एक्सिस। अब उसके बाद सब एक्सिस, ईच एक्सिस के अलॉन्ग F=ma अप्लाई कर देंगे। मीन्स choose mutually perpendicular एक्सिस। अच्छा, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की बात कर रहे होंगे तो उसमें एक खासियत होगा कि वन एक्सिस मस्ट बी चूजन अलॉन्ग एक्सेलरेशन। रिजॉल्व all forces along axis and apply F=ma along these axis। फिर से बोले जो स्टेप्स दिखाया, स्टेप 1 क्या है? डिफाइन सिस्टम। स्टेप 2 क्या है? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिस्टम। स्टेप 3 क्या है? चूज म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अच्छा, जब हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करेंगे तो उसमें वन एक्सिस मस्ट बी चूजन अलॉन्ग एक्सेलरेशन, या जिधर बॉडी मूव करने के लिए फ्री है, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। और उसके बाद सभी फोर्सेस को एक्सिस के अलॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद अल्टीमेटली F=ma अप्लाई कर देंगे। सो जितना डिस्कस किया उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है,
Let us consider a lift accelerating upward. ये एक लिफ्ट लिया हमने जो कि अपवर्ड एक्सेलरेट हो रही है विथ एक्सेलरेशन a, और इसमें हमने एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास m है. क्वेश्चन समझ लो क्या है. अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on the floor of lift and lift is accelerating vertically upward. अब मैं यहाँ पूछने वाला हूँ फाइंड नॉर्मल फोर्स applied by floor of lift on the block. क्वेश्चन सुन लो क्या है. वी हैव टू फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय फ्लोर ऑफ लिफ्ट ऑन द ब्लॉक. ठीक है. अब चलो सिंपल एग्जांपल मैं लिया हूं सो दैट आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो प्रोसीजर है उसको फील कर पाओ, उसको विजुलाइज कर पाओ. ठीक है. तो स्टेप 1 क्या बताओ. व्हाट इज स्टेप 1? डिफाइन सिस्टम. तो सबसे पहले हम सिस्टम डिफाइन करेंगे. सिस्टम मतलब जिसकी हमें बात करनी है, जिसकी एक्सेलरेशन की बात करनी है, वही सिस्टम होगी हमारे लिए. तो हम लोग क्या करेंगे, इसी ब्लॉक को सिस्टम मान लेंगे. ना स्टेप 1 डिफाइन सिस्टम, हमने सिस्टम डिफाइन कर लिया. व्हाट इज स्टेप 2? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब अभी बताया मैंने. क्या करो, जितने भी फोर्सेज अप्लाइड हैं इस पे लोकेट कर दो. कैसे लोकेट करेंगे देखो इधर. सबसे पहले इसका वेट जिसको बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स mg. उसके अलावा देखो इस फ्लोर ने इस पे एक फोर्स लगाया होगा, यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट फोर्स ऐसे लग रहा होगा, चलो उसको बोलते हैं n. दीज आर द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. अच्छा स्टेटस क्या है ब्लॉक का? ब्लॉक का स्टेटस क्या है? तो आप देख पा रहे हो कि ब्लॉक एंड लिफ्ट आर मूविंग टुगेदर. मतलब ब्लॉक एंड लिफ्ट क्या बोल रहे हैं, हम साथ साथ हैं. मतलब एक फैमिली जैसी, एक फैमिली की फीलिंग आ रही है यहाँ पर. इसका मतलब दोनों का स्टेट क्या होगा, सेम. तो हमें यहाँ लिफ्ट का स्टेट मालूम है क्या है, एक्सेलरेटेड. सो ब्लॉक का भी स्टेट क्या होगा, एक्सेलरेटेड. तो हमने यहाँ से लिख दिया भाई इसका स्टेप क्या है, स्टेटस क्या है, एक्सेलरेटेड है. अब अगर ये एक्सेलरेटेड है, किधर एक्सेलरेटेड है, अपवर्ड. इसका मतलब अब क्या होगा, स्टेप 3 की बात कर रहे हैं हम लोग. स्टेप 3 क्या है? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वर्टिकली एक्सेलरेट हो रहा है. तो इसमें एक एक्सिस वर्टिकल हो जाएगा, दूसरा एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. और सिंस सभी फोर्स वर्टिकल ही हैं तो इसका मतलब हमें कुछ भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है. ठीक है. अब क्या करोगे, इसी वर्टिकल का नाम अप्लाई करो, F = ma. बस आपको इसको फील करना है, विजुलाइज करना है. क्या मीनिंग है व्हेन वी से F = ma? F का मतलब नेट फोर्स ऑन द बॉडी, मास, m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन. अच्छा खास बात ध्यान देना, जिधर बॉडी पर नेट फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, या और वाइसी वर्सा. वाइसी वर्सा मतलब जिधर बॉडी एक्सेलरेट हो रहा होगा उधर ही उस पर नेट फोर्स होगा. तो जरा बताओ यह बॉडी किधर एक्सेलरेट हो रहा है, अपवर्ड. तो इसका नेट फोर्स किधर होगा, अपवर्ड. तो देखो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, n अपवर्ड, mg डाउनवर्ड. n ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ. और नेट फोर्स किधर होना है, ऊपर की तरफ. तो इसका मतलब n को mg से स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा. ये बिल्कुल वैसे जैसे मैं बोल दूं कि चलो एक ब्लॉक है जिसपे 10 न्यूटन फोर्स इधर है और 3 न्यूटन फोर्स इधर है. तो बताओ इस पे नेट फोर्स कितना होगा. तो क्या बोलोगे आप कि सर ये तो 7 न्यूटन इस पे नेट फोर्स होगा. अब किधर होगा, जिधर स्ट्रॉन्गर है. वही चीज़ यहाँ है कि हमें मालूम हो गया नेट फोर्स ऊपर की तरफ है. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है. सो नेट फोर्स ऊपर का मतलब n ज़्यादा होगा, mg कम होगा. सो नेट फोर्स क्या हो गया, n माइनस mg. यही किसके इक्वल होगा, m इंटू a. सो n कम्स आउट टू बी mg प्लस ma. अब यहाँ से चाहो तो m कॉमन ले लो, क्या आ गया, g प्लस. दैट मीन्स जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय फ्लोर ऑफ लिफ्ट ऑन द ब्लॉक, तो क्या आंसर आएगा, m g प्लस a. समझ में आया सबको? चलो थोड़ा इस फीलिंग को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग फीलिंग में कन्वर्ट करते हैं. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, ध्यान देना. अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ सोसाइटी. तो सोसाइटी मतलब रियल लाइफ.
तो रियल लाइफ में हमें चीज़ों को विजुलाइज करने की ज़रूरत होती है, फील करने की ज़रूरत होती है, हम रट कर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सेम हियर ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको चीज़ों को विजुलाइज करने की ज़रूरत है, जो पढ़ो उसको फील करो, उसको अप्लाई कर पाओ। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो और अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, इट इज ऑफ नो यूज़। ठीक है, सो इसी कॉन्सेप्ट को आपको फील कराने की मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेट अस कंसीडर नेक्स्ट सिचुएशन। horizontal surface, this is smooth, here it is 3 kg block, 2 kg block, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। क्या है? दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और यहाँ पे एक फोर्स हमने अप्लाई कर दिया है 10 न्यूटन। हाउ मच? 10 न्यूटन। ठीक है, अब मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, सबसे पहले देखो, पूछना तो हमें है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक और दूसरा पूछना है व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय 3 kg और 2 kg। लेकिन मैं इसको आपको स्टेप्स के फॉर्म में पूछूंगा, डायरेक्ट नहीं पूछूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मोटो आपको सिखाना है, ना कि अभी टेस्टिंग करना है। सो चलो लेट्स सी इन द गिवन सिचुएशन क्या करना। फर्स्ट क्या करना है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ each block. Second one, find acceleration of each block. And third one, force applied by 3 kg on 2 kg block. समझ लो क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि सबसे पहले दोनों ब्लॉक्स का इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। फिर क्या पूछा हमने आपसे कि बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्या पूछा कि 3 kg ब्लॉक ने 2 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। चलो सबसे पहले मैंने क्या पूछा है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। वैसे देखो हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स निकालना है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का स्टेप 1 क्या है बताओ। तो सबसे पहला स्टेप है डिफाइन सिस्टम। तो चलो हम ऐसा करते हैं, 3 kg को एक अलग सिस्टम मान लेते हैं और 2 kg को एक अलग सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 3 kg को एक सिस्टम मान लूँ और 2 kg को दूसरा सिस्टम, ठीक है, तो स्टेप 1 क्या हो गया, डिफाइन सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज स्टेप 2, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। चलो 3 kg की बात करते हैं। 3 kg का वेट जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स 3g। अच्छा ध्यान दो, 3 kg कहाँ है, इस सरफेस पर है। तो ये सरफेस एक फोर्स ऐसे लगाया होगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। वास्तव में ये कॉन्टेक्ट फोर्स ही है। चलो हम इसको बोलते हैं N1। इसके अलावा इधर कितना फोर्स अप्लाइड है इस पे, 10 न्यूटन। अब देखो होगा क्या, जैसे हमने फोर्स ऐसे अप्लाई किया तो ये ब्लॉक आगे मूव करना चाहेगा। फॉरवर्ड मूव करते वक्त इसको क्या करेगा, पुश करेगा, धक्का देगा। ठीक है, तो यह क्या करेगा, यह भी उतना ही फोर्स इस पे अप्लाई करेगा, क्योंकि आप जानते हो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स यह इस पे फॉरवर्ड अप्लाई करेगा उतना ही इस पे बैकवर्ड। चलो मान लेते हैं यहाँ जो फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है दिस वे, इसको F1 बोलते हैं। इस पे एक फोर्स जाएगा F1 और इतना ही फोर्स इस पे इधर लगा होगा। तो वास्तव में एक्शन रिएक्शन, अगर इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया एक्शन बोल दे तो ये भी उतना अप्लाई किया इस पे रिएक्शन हो गया। और इधर 2g और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स, चलो इसको बोलते हैं N2। क्या बोलते हैं, N2। समझा सबको। तो स्टेप 2 हो गया यार। व्हाट अबाउट स्टेप 3, चूज म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस।
तो देखो जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करने की बारी है तो हम देख पा रहे हैं कि यार ये ब्लॉक तो हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए फ्री हैं ऑन द सरफेस। इसका मतलब एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा एक्सिस वर्टिकल होगा। एक्सिस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वह केवल माइंड में समझने की जरूरत है कि यार एक्सिस हमें चूज करना था। अब क्या करो, सभी फोर्सेस को एक्सिस के अलॉन्ग, तो लक बाई चांस हम देख पा रहे हैं कि यार सभी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही हैं, तो हमें रिजॉल्व करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। वह भी एग्जाम्पल लूंगा मैं थोड़ी देर में, डोंट वरी, ठीक है, जिसमें रिजॉल्व करने की भी जरूरत पड़ेगी। सो अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि द टू ब्लॉक्स आर सेइंग हम साथ साथ है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। लेट इट इज ए, ठीक है, क्या एक्सेलरेशन मान लिया हमने, ए। अब आते हैं इसकी बात करते हैं। फॉर दिस वन, फॉर 3 kg ब्लॉक, यू सी देयर, इधर एक्सेलरेटेड है हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड, तो अगर इधर एक्सेलरेटेड है इसका मतलब इस पे नेट फोर्स इधर होगा। तो क्या ये रिलेशन F इक्वल टू m इंटू ए, इसका मीनिंग समझो कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, तो नेट फोर्स इधर होने का मतलब ये स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा। तो 10 माइनस F1 इक्वल टू 3a, इक्वेशन 1। अब अगर मैं बात करूं फॉर 2 kg ब्लॉक, यू सी देयर, नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल या नेट फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन कितना, F1, यही क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एंड 2 अननोन, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये F1 की वैल्यू यहाँ 2a रख दो, तो सीधे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन, चलो इसको 1 + 2 भी कर सकते हैं। जैसे हम इक्वेशन 1 + 2 करें, इसका मतलब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करना है। तो 10 माइनस F1 + F1, F1 गेट्स कैंसिल, इधर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 10, 3a + 2a 5a, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो F1 कितना आ जाएगा, 2 × 2। समझ में आया सबको? इस तरह हमने क्या कर लिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई कर लिया। तो स्टेप 1 क्या था, डिफाइन सिस्टम, तो हमने दोनों को अलग अलग सिस्टम मान लिया। स्टेप 2 क्या था बताओ, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, तो ड्रॉ कर दिया हमने। फिर क्या था, एक्सिस यूज करना था, तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस यूज कर लिया। क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए फ्री है ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। फिर सभी फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व करने थे, लकीली सभी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही हैं, तो रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब उसके बाद F इक्वल टू ma अप्लाई कर दिए। अब मैं एक ऐसा सिचुएशन लेने वाला हूँ जहाँ पर रिजॉल्व करने की ज़रूरत आएगी, क्योंकि आप सोच रहे होगे सब लोग कि सर आप कितने देर से बोल रहे हो कि रिजॉल्व करो, और कोई रिजॉल्व कर नहीं रहे हो। तो चलो अब वैसा भी सिचुएशन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहे हो कि सर रिजॉल्व करने की बात तो कर रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो, तो चलो वह भी सिचुएशन देता हूँ मैं आपके लिए। अच्छा 37 से घबराहट हो रही है, टेंशन नहीं लेना, 37 वैल्यू दे रहा हूँ मैं आपको। 1037 डिग्री इक्वल टू 3/4,
ठीक है। एंड दिस इज स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफाइन कर लिया है, ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो क्या है, ये बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल है। जैसे अगर आप जर्नी करते हो इसे, तो उस केस में अगर आपके पास कोई ट्रॉली बैग है, कोई हैवी लोड है, तो आप उसको क्या करते हो, प्लेटफॉर्म पर उसको एक एंगल पे पुल करते हो, खींचते हो एक एंगल पे। वही सिचुएशन, वही सिनेरियो एक तरह से है। एक 5 kg का ब्लॉक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, और इस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट का मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकता है, कुछ भी, वो ऐसे पुल कर रहा है, 20 न्यूटन फोर्स लगाकर हॉरिजॉन्टल 37 डिग्री पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ क्या पूछना है आपसे, तो यहाँ मैं बताना है आपको, फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, सेकेंड नॉर्मल फोर्स बाई सरफेस, स्मूथ सरफेस ऑन ब्लॉक। मतलब इस एग्जाम्पल से आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप विजुलाइज कर पाओगे, फील कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला काम क्या करना है, समझ लो करना क्या है आपको। तो आपको बताना है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और इस ब्लॉक पर कितना नॉर्मल फोर्स अप्लाई करना है, कितना नॉर्मल फोर्स अप्लाई हुआ है सरफेस से। बल्कि तीसरा पार्ट भी पूछ सकता हूँ, नेट फोर्स ऑन 5 kg ब्लॉक। एक पार्ट और बता देना क्या 5 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। स्टेप 1 क्या, डिफाइन सिस्टम। तो यहाँ एक ही ब्लॉक है, उसी की बात करनी है, तो उसी का सिस्टम मान लो। लेट अस कंसीडर 5 kg ब्लॉक एज सिस्टम। अब स्टेप 2 क्या बताओ, तो ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। इसको फ्री करो, जितने फोर्सेस है लोकेट देम। एक तो इसका वेट होगा 5g, जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये सर यहाँ ये सरफेस ऐसे फोर्स अप्लाई किया होगा, इसको n बोल देते हैं। चलो n नहीं बोलते, n नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया n नॉट। n नॉट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप कहीं ऐसा ना हो कि इस न्यूटन से कंफ्यूज ना हो जाए, नहीं तो बाद में क्या करोगे आप, ये n और ये n ऐड करने लगोगे या कंफ्यूज होने लगोगे। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने बोल दिया नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस इज n नॉट से। इसके अलावा एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है 20 न्यूटन, कितने एंगल बताओ, 37 डिग्री, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या हो गया, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। अब आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, चूज म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब हमें अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंगल पे परपेंडिकुलर एक्सिस चूज करना है। अच्छा, उसमें हमने आपको बताया था कि यार पहला एक्सिस कहाँ लेंगे, किधर लेंगे, जिधर बॉडी मूव करने के लिए फ्री है। तो हम देख पा रहे हैं कि बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए फ्री है, इसका मतलब एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, दूसरा एक्सिस वर्टिकल हो जाएगा। तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस चूज कर लिया। अब क्या करोगे, सभी फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व करोगे। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 5g और n नॉट नॉर्मल फोर्स ये दोनों वर्टिकल हैं, इनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये 20 न्यूटन ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, अब इन्हीं को रिजॉल्व करना है। तो चलो, अगर आप वेक्टर जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो चलो भाई फॉर द टाइम भी अब ऐसे मान लो कि मैं बता रहा हूँ आपको कि वेक्टर जो आपने पढ़ा हो क्लास 9th में, अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड विच ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। तो अगर वेक्टर रिजॉल्व करने आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर वेक्टर पढ़ लिया होगा तो आता होगा, नहीं आता होगा तो अभी मैं काम चलाने के लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर कोई वेक्टर ए है, अगर ये किसी एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, इसका जो इधर कंपोनेंट होता है, अभी फिलहाल इसको जान लो, ऐसा वेक्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें डिस्कस कर दूंगा, अगर जानते हो तो अच्छी बात है। ए कॉस थीटा और इसका जो इधर कंपोनेंट होता है इसको हम बोलते हैं ए साइन थीटा। ये केवल अभी मैं फॉर द टाइम बिंग बता रहा हूँ कि पता नहीं आपको वेक्टर आता होगा या नहीं आता होगा। वेक्टर आता होगा वेल एंड गुड, नहीं आता तो सीख लो, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे जैसे आप जब नर्सरी में थे तो उसमें आपको मे माइट का एप्लीकेशन नहीं आता था, कोई टेंस नहीं आता था, फिर भी आप
क्लास में एंटर करने के लिए आप क्या करते थे, वहाँ पूछते थे मैडम से या सर से, मे आई कम इन मैम। तो क्या मे और टेंसेस का मीनिंग पता था आपको? नहीं, एप्लीकेशन था। वही काम यहाँ कर लो आप। यार अगर कोई वेक्टर ऐसे है, इस एक्सिस से थीटा एंगल है, तो इसका इधर कंपोनेंट ए कॉस थीटा, इधर ए साइन थीटा। ये फॉर द टाइम बिंग आप जान लो, जानते हो तो अच्छी बात है। अब इस देखो, इसी को रिजॉल्व करना है। तो 20 का इधर कंपोनेंट कितना होगा, 20 cos 37, इधर 20 sin 37। तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, देखो 5 kg इधर हो जाएगा 20 cos 37, इधर क्या हो जाएगा 20 sin 37। इधर तो 5g है ही पहले से, इधर क्या है n0, ऐसा। ठीक है, आया कहाँ से? यहीं से बता दिया हमने, a cos थीटा a sin थीटा, 20 cos 37 20 sin 37, यहाँ थीटा 37 है। ठीक है, अब कहोगे सर 37 कहाँ से? टेबल तो कोई दिया नहीं हमारे क्लास में, या जो हमारे बुक में दिया होता है बेसिक मैथमेटिक्स में, उसमें तो कोई टेबल है नहीं 37 का। 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, 37 नहीं है। इसीलिए मैंने आपको हिंट दे दिया था कि 1037 क्या होता है, 3/4। चलो अगर राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, 37 ये दिया है, तो आप जानते हो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा 5। अब जब बताओ इस ट्रायंगल में, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेन्यूज, तो 20 cos 37 क्या आ गया, 20 cos 37 क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 4/5। कितना आ गया यहाँ से, 16 न्यूटन। मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना आ गया वैल्यू, सॉल्व करोगे तो आ गया 16 न्यूटन। और ये 20 sin 37 हो गया, sin 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 23/5, 12 न्यूटन। तो अगर मैं इसको फ्रेश डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो ऐसा बन जाएगा यार, 5g n0, इधर 12 न्यूटन, इधर 16 न्यूटन। अब समझाता हूं आपको, ये मैंने n क्यों नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ n लिखा होता तो आप क्या करते, 12n + n 13n, जबकि ये नॉर्मल फोर्स है या न्यूटन यूनिट है, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो, क्या वर्टिकली कोई मोशन हो रहा है? नहीं, तो वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन या कोई मोशन नहीं है, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन 0। तो F = ma के अकॉर्डिंग a 0 हो गया वर्टिकल, तो F क्या हो जाएगा, वर्टिकल 0। इसका मतलब नेट फोर्स अलॉन्ग वर्टिकल 0, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 12 + n0 = 5g। n0 कितना आ गया, 5g - 12। अगर मैं इस क्वेश्चन मेंशन कर दिया क्या, चलो यार ऐसा कर लो, g को 10 ले लो आप, वैसे होता 9.8 है, ध्यान देना। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक आप g की वैल्यू 10 मत लेना, लेकिन मैं तो यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी ना हो। सो टेक g = 10 मीटर/s²। ठीक है, यहाँ से 5 × 10 50 - 12, n0 कितना आ गया, 38 न्यूटन। कितना आ गया यहाँ से, दैट मीन्स n0 कम्स आउट टू बी 38 न्यूटन। अच्छा, अनबैलेंस फोर्स कौन सा है बताओ इस पे, तो 16 न्यूटन। किधर है, अलोंग हॉरिजॉन्टल, जिसके कारण ये एक्सेलरेट होगा। अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या होगा, (16 = 5 × a, ये क्या आ गया, 3.2 मीटर/s²। क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज 3.2 मीटर/s²। तो आप देख सकते हो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हमने प्रोसीजर बताया, ये डिट्टो सभी कॉन्सेप्ट आपसे अप्लाई करवा रहा है। मतलब ये ऐसा एग्जाम्पल है जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सभी स्टेप्स को कंप्लीटली आपसे अप्लाई करवा रहा है। ठीक है, तो हमारा मेन मोटो था कि एटलीस्ट आज के लेक्चर में यहाँ तक आपको फील करा दे
कि एटलीस्ट आपको अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट पता हो जाए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलो मैं डिस्कस करता हूँ फटाफट, जितना डिस्कस किया उसका जिस्ट। ठीक है, जिस्ट समझो ना सारांश। हाँ, सो हमने डिस्कस किया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का प्रोसीजर। स्टेप 1 क्या, डिफाइन सिस्टम। तो हमने एक सिस्टम डिफाइन कर लिया 5 kg ब्लॉक। स्टेप 2 क्या है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, मतलब फ्री बॉडी नाम से फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी को फ्री करो और डायग्राम ड्रॉ कर दो। यहाँ डायग्राम से ड्रॉ करने से मतलब है उस पर जितने फोर्सेस हैं उनको लोकेट कर दो। ठीक है, फिर क्या करो, एक्सिस चूज कर लो। अब कहोगे सर एक्सिस कैसे चूज करना है, तो उसमें एक खासियत ये रहेगा कि जिधर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है या जिधर मूव करने के लिए फ्री है, एक एक्सिस उसके अलॉन्ग और दूसरा वर्टिकल उसके परपेंडिकुलर। लग बाई चांस ये हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए फ्री है तो हॉरिजॉन्टल एक एक्सिस हो गया, दूसरा वर्टिकल। अब सभी फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व कर लो, तो यह दोनों तो वर्टिकल पहले से ही हैं, अब यही नहीं है तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे। 20 का इधर 20 cos 37 sin 37 वैल्यू रख देंगे। वर्टिकल तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, मतलब वर्टिकली नेट फोर्स 0 होगा। तो अलॉन्ग वर्टिकल सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब अपवर्ड फोर्स n0 और 12 5g को जो डाउनवर्ड है बैलेंस कर रहे होंगे। n0 12 प्लस n0 इक्वल टू 5g या n0 इक्वल टू 5g माइनस 12। यहाँ से n0 38 न्यूटन आ गया, अगर हम g को 10 ले लें और अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल f इक्वल टू ma अप्लाई कर दो। f कितना 16, m कितना 5, a कितना आ गया 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक पार्ट मैंने और पूछा है आपसे, नेट फोर्स ऑन 5 kg। तो देखो आप जानते हो नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे इस पार्ट पे काम करना है तो क्या करेंगे हम लोग, चलो इधर लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट क्या है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स ऑन 5 kg ब्लॉक। तो ध्यान देना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिस पर नेट फोर्स निकालना है उसी का मास इनटू उसी का एक्सेलरेशन। कितना मास है 5 kg, एक्सेलरेशन बोलो 3.2, 16 न्यूटन। वैसे आप चाहो तो इसको जस्टिफाई कर सकते हो या वेरीफाई कर सकते हो। देखो अलॉन्ग वर्टिकल ये और ये इसको बैलेंस कर लिए, केवल अनबैलेंस फोर्स यही 16 था, तो यही नेट फोर्स 16 था, वह यहाँ से भी कर लोगे। कहोगे आप सोच रहे होगे सिर्फ तो हमें यहाँ दिख रहा था। हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ दिख रहा है आपको, लेकिन आगे चल के कहीं ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो वहाँ पर हो सकता है इस तरह जाओ तो कॉम्प्लिकेसी बढ़ जा सकती है। और हम लोग क्या करना, वी बिलीव इन सिंप्लिसिटी। अच्छा, सिंप्लिसिटी डज नॉट मीन सिंपल, सिंप्लिसिटी मीन्स मेकिंग द कॉम्प्लेक्स थिंग इनटू सिंपल वन। ठीक है, सो हम लोग जब भी नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल, कुछ नहीं सोचना है, जिस पर नेट फोर्स निकालना है उसी का मास उसी का एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दो और उस पर नेट फोर्स आ जाएगा। चलो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।